हेलो दोस्तों, आज की कहानी है कर्मों का हिसाब। मुझे ममता जरा भी पसंद नहीं है मम्मी। उसके और मेरे स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क भी है। आपकी मर्जी से शादी कर भी लूं उससे तो निभा नहीं पाऊंगा। क्लियर बताए दे रहा हूँ, समझो ना आप। नीरज ने अपनी माँ अर्चना जी को समझाना चाहा, लेकिन अर्चना जी हट करते हुए बोली, अरे क्यों पसंद नहीं है? इतनी अच्छी लड़की है, ऊपर से माँ बाप की प्रॉपर्टी की अकेली वारिस, रेखा की इकलौती बेटी है वो, जैसे तुम हमारे इकलौते बेटे हो। ये सुन नीरज बोला, तभी तो पूरी नकचरी है। उसके नखरे झेलना मेरे बस की बात नहीं है मम्मी। फिर मुझे शिल्पा पसंद है। मेरे ऑफिस के पास ही उसका भी ऑफिस है। कई सालों से हम दोस्त हैं। मुझे उसी से शादी करनी है। ये क्या बोल रहे हो नीरज? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? कब से हम तुम्हें बताते आ रहे हैं कि हमने और ममता के पेरेंट्स ने तुम दोनों के रिश्ते को पक्का कर दिया है। दूसरी किसी लड़की को मैं अपने घर की देहरी नहीं लांघने दूंगी। साफ बता दे रही हूँ मैं भी। अर्चना जी गुस्से में बोली, ओ कम ऑन मम्मी, इस बात को मैं तो हमेशा मजाक समझता आया था। आप लोग सीरियस थे, अभी पता चल रहा है मुझे। आपको अगर शिल्पा का अपने घर आना मंजूर नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे कंपनी क्वार्टर दे रही है, हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। आप दोनों के सारे खर्च हम उठाते रहेंगे, जरूरत पड़ने पर हर तरह से देखभाल भी करेंगे। आप लोग निश्चिंत रहिएगा। नीरज ने जवाब दिया। पति रिटायर्ड थे और बेटा इकलौता कमाने वाला। भले ही उसने उनके खर्चे उठाने की हामी भरी थी, लेकिन क्या पता कब बहू कोई पट्टी पढ़ा दे और वो मुंह मोड़ ले। गहरे सोच विचार के बाद बेमन से अर्चना जी ने उनकी शादी को अपनी स्वीकृति दे दी। शिल्पा बहू बनकर उनके घर आ गई। सुंदर, सुशील और शांत स्वभाव की होने के बाद भी अर्चना जी को उनकी बहू शिल्पा कभी पसंद नहीं आ सकी। शिल्पा का दोष मात्र इतना था कि अर्चना जी के इकलौते बेटे नीरज ने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर उससे लव मैरिज की थी, जबकि वे अपनी बचपन की सहेली रेखा की बेटी ममता को बहू बनाना चाहती थी। उनके विरोध करने पर नीरज ने स्पष्ट मना कर दिया था, जिससे वह और चिढ़ गई थी। शिल्पा आते ही घर के अधिकतर काम अपने कंधों पर उठा लिए। उसने कंपनी से महीने भर की छुट्टी ले रखी थी ताकि हर समय साथ रहकर सास ससुर के करीब आ सके, उनकी अच्छी सेवा करके उनका दिल जीत सके। बेचारी की सारी कोशिशें नाकामयाब रही। जी जान लगाने के बाद भी सास कभी संतुष्ट नहीं हुई। हाँ, उसके समर्पण और परवाह के कारण ससुर जी जरूर उससे सहानुभूति रखने लगे थे। वे पत्नी को समझाने के प्रयास करते रहते थे, पर बहू के पक्ष में उनके मुंह खोलते ही अर्चना जी दोगुना क्लेश करती। फिर स्वयं को असहाय पाते हुए वे सास, बहू और बेटे के मामले से खुद को दूर रखने लगे। वे शुरू से थोड़े दब्बू स्वभाव के भी थे। घर में कैसे भी करके शांति रहे, नीरज की तरह वे भी सोचने लगे थे। अपने आप को अकेली और उपेक्षित महसूस करके शिल्पा के अंतर मन में उदासी व्याप्त होने लगी थी। कहाँ तो वह सोच कर आई थी कि सब कुछ ठीक रहेगा तो सास ससुर की इच्छा अनुसार वह अपनी नौकरी छोड़ देगी। जिस बात में घर वालों की खुशी होगी वो वही करेगी। पर अब उसको लगने लगा था कि घर के ऐसे वातावरण में वह घुट घुट कर कहीं अवसाद की चपेट में ना आ जाए। अतः छुट्टी खत्म होने पर उसने अपनी नौकरी पर लौट जाना उचित समझा। इस बात से अर्चना जी के भीतर और अधिक चिढ़ भर गई। उन्हें लगने लगा था कि नौकरी के लिए बाहर निकलकर शिल्पा उन्हें नीचा दिखाना चाहती है, कमाई वाली, आत्मनिर्भर होने का रौब गांठना चाहती है। अब तो अक्सर बहू को सुनाती हुई वे बोलती, महारानी जी बस नाश्ता खाना बनाकर निकल लेती है, घर के बाकी सारे काम पीछे छोड़कर, जैसे बाप ने 4 नौकर भेज रखे हैं।
रोज रोज बाहर जाकर गुलछर्रे उड़ाने की आदत जो पड़ी हुई है। शिल्पा अंतर्मुखी होने के कारण कभी अपने घुटन किसी से बांट नहीं पाती थी। हाँ, नीरज को थोड़ा बहुत अपने से अंदाजा होता रहता था कि माँ उसके साथ बुरा बर्ताव करती है, लेकिन वह शिल्पा से ही समझदारी की उम्मीद करता था। उसे ही थोड़ा सहनशील बनकर चलने की सलाह दिया करता था। उसका सोचना था कि इस उम्र में मम्मी तो एक झटके में अपना नेचर बदलने से रही, हम लोगों को ही थोड़ा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। आखिर माँ के इच्छा के विरुद्ध जो शादी की है। फिर उसे मन के किसी कोने में आस भी थी कि अपने अच्छे व्यवहार से शिल्पा जल्दी ही माँ का मन मोह लेगी, उन्हें अपने प्रति अच्छा व्यवहार करने पर विवश कर देगी। शिल्पा अपने ऊपर व्यंग बाण और ताने तो दिल पर पत्थर रखकर सह लेती थी, मगर सास द्वारा उसके माँ पिता को नित्य निरंतर कोसा जाना उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। मायका ऐसे भी किसी विवाहिता के लिए भावुक व संवेदनशील विषय होता है, जिस पर उठने वाली एक उंगली भी वह सह नहीं पाती। अर्चना जी के दुर्व्यवहार के बाद हर बार शिल्पा आत्ममंथन करने लगती। मेरे माँ पापा का क्या दोष है? उन्होंने क्या अपराध किया है? क्या बस यही कि उन्होंने बेटी की खुशियों को अपनी खुशी समझा है? बेटी के सपनों का घर बसाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उसे विदा किया है। अर्चना जी अक्सर कहती, ज़्यादा पढ़ा लिखा भर देने से बेटी के माँ बाप के फर्ज पूरे नहीं हो जाते। अच्छे संस्कार देना ज़्यादा जरूरी होता है, लेकिन जब खुद ही कुसंस्कारी हो तो लड़की को क्या सिखाए? कई बार सुनाती चली जाती। अपनी लड़की को नौकरी करने के बहाने से खुला छोड़कर रख दिया था कि जा बेटी, कोई अच्छा भला मोटा मुर्गा देखकर फंसा लेना, ताकि हमारा लाखों का दान दहेज बच जाए। शिल्पा का हृदय रो उठता। ऐसे अनर्गल आरोपों से कौन से माता पिता ऐसी शिक्षा देते होंगे? और मम्मी पापा ने अपने सामर्थ्य के अनुसार दिया तो है। इन लोगों की मांग पर शादी की अधिकतर रस्मों में खुलकर खर्चा भी किया है, भले कर्जे में दब गए हैं, लेकिन बेटी के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी है। इन दिनों शिल्पा से जब उसकी माँ मिलती तो पूछती, बिटिया तू ससुराल में अच्छे से तो रहती है ना? तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है लाडो? दामाद जी तेरा ध्यान तो रखते हैं ना? शिल्पा का मन करता कि माँ के सामने दिल का सारा दर्द उड़ेल उनकी छाती से लगकर खूब रोए और अपना मन हल्का कर ले, लेकिन जैसे ही माँ की उम्मीदों से भरे चेहरे पर उसकी नज़र पड़ती, वह खोखली हंसी हंसती कह दिया करती, हाँ माँ, एकदम अच्छे से रहती हूँ मैं। आपके दामाद पूरा ख्याल रखते हैं। मम्मी जी पापा जी भी बहुत अच्छे हैं। माँ की आंखों में सुकून पसर जाता और शिल्पा उसी में अपनी खुशी ढूंढ लेती। ऐसे ही शिल्पा के घुट घुट कर दिन गुजर रहे थे। अर्चना जी आज जैसे ही रसोई में गई, बहू वहाँ नहीं दिखी, बल्कि सारा काम आधा अधूरा फैला हुआ दिखा। मौका पाते ही फिर से उनका पारा गर्म हो गया और तुरंत उन्होंने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। सारी रसोई फैलाकर कामचोर न जाने कहाँ मर गई है, फिर औने पौने सब निपटाकर निकल लेगी अपनी नौकरी पर। यहाँ ये नौकरानी जो बैठी हुई है महारानी जी के पीछे घर संभालने को। आज सोकर उठने के बाद से ही शिल्पा की तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। नीरज अभी तक गहरी नींद में सोया हुआ था। किसी तरह शिल्पा उठी तो उसे अपना सर घूमता और जी मिचलाता सा लगा, पर हिम्मत जुटाकर वह उठ खड़ी हुई। नहा धोकर फ्रेश होने के बाद उसे कुछ अच्छा महसूस हुआ तो वह नीरज को बिना जगाए बाहर चली गई। रसोई में पहुंच आगे की कहानी भाग 2 में। दोस्तों, कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट कर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।